नमस्कार सभी को। आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं वो पूर्व ब्रिटिश काल में अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक है। इस टॉपिक को हमने 3 छोटे-छोटे लेक्चर्स की एक सीरीज है उसके अंदर रखा है। उसमें जो हमारा आज का सब टॉपिक बनता है वो प्री ब्रिटिश कालीन जो उद्योग हैं वो कौन-कौन से हैं, जो हस्तशिल्प उद्योग प्री ब्रिटिश कालीन एज में काम कर रहे थे और उनका पतन किस प्रकार से हुआ है। ये मुख्य एस्पेक्ट है आज के हमारे इस वीडियो का। जहां तक वो पूरा जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं मिडिवल टाइम के अंदर, जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था नजर आती है जिसके जो सोर्सेज हैं उसको पढ़ने की, उसके जो जानकारी प्राप्त करने के सोर्सेज हैं वो बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमारे पास नहीं है। ट्रेड एंड कॉमर्स के कुछ रिकॉर्ड्स हमें मिल सकते हैं या कुछ डाटाज हमें जो उस वक्त के क्रॉनिकल्स हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन एक जो बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास ऐसी नहीं है। तो हमारा जो संदर्भ रहता है वो रीजनल जो सोर्सेज हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के, उनकी तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर ये जो जानकारी है हमें डिफरेंट सोर्सेज के अंदर देखने को मिलती भी है। और उन एरियाज को हम जब स्टडी करते हैं तो उसको प्रयास करते हैं जोड़ने का प्री ब्रिटिश इकोनॉमी के साथ, और एक व्यू डेवलप कर लेते हैं कि वो अर्थव्यवस्था पूर्व ब्रिटिश काल के अंदर वो किस प्रकार की रही होगी। ये तो एक मुख्य जो बात देखने को हमें मिलती है। जहां तक सवाल उठता है कि उस वक्त में जो हिस्ट्री लिखी जा रही है, ये उस काल के ऊपर जो हिस्ट्री लिखी गई है, डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने उसको कैसे देखा होगा। कि सबसे पहले तो उन्होंने बात की कि प्री ब्रिटिश काल के अंदर भारत का आर्थिक ढांचा कैसा है, उत्पादन की क्षमता क्या है या अभाव है क्या उत्पादन का, ये सवाल उनका मुख्य रहा है। संसाधनों की खपत कैसे हो रही है, उनका वितरण कैसे हो रहा है, और आर्थिक परिवेश में जो समाज के आपसी संबंध है वो कैसे है। इसके अलावा जो कृषि और गैर कृषि उत्पादन के अंदर जो शिल्पकार हैं उनकी दशा कैसी है, व्यापार वाणिज्य की भूमिका क्या है, तकनीकी विकास कैसे होता है, शहरीकरण कैसा है, मुद्रा व्यवस्था किस प्रकार की, या ग्रामीण समुदाय जो है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो उस काल के हिस्टोरियंस हैं वो हमें जिक्र करते हैं, वो हमें प्रयास करते हैं बताने का। लेकिन जब हम डिटेल के अंदर बात करें तो बहुत ज़्यादा काम अभी इस पर नहीं हुआ है। इस पे अभी और ज़रूरत है उस पूरे स्ट्रक्चर को देखने की, खंगालने की, और सोर्सेज़ को देखने की ज़रूरत है हमें, ताकि हम प्री ब्रिटिश जो इकोनॉमी है उसके लिए एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना सकें। और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी मैं जो समझता हूँ, जब तक हम रीजनल जो सोर्सेज हैं उनको बहुत लेवल तक जाकर के एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो एक जो स्पोर्टिव व्यू है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं हुआ है, चाहे वो आरसी दत्त हैं, तारा चंद जी हैं, या दादा भाई नौरोजी हैं, या बाद में जो प्रोफेसर इरफान हबीब हैं, सरीन मुसवी हैं, सतीश चंद्रा है, प्रोफेसर हरबंस मुखिया हैं, चेतन सिंह हैं, या चल बदानी हैं, बी आर ग्रोवर हैं। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस, हिंदू बंगा है, प्रोफेसर जे एस ग्रेवाल हैं, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने इनकी उस समय की जो इकोनॉमी है उनको छुआ है, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, और एक व्यू डेवलप करने की कोशिश की है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी दिखती है। तो हम उस डिबेट पे नहीं जाएंगे, हिस्टोग्राफी का टॉपिक हमारा ये नहीं है, एक जनरल मैं अपनी बात यहाँ पर रख रहा था। तो
जब हम उस फेज को देखते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री उस काल की देखते हैं, तो हमारे पास कई व्यूज नजर आते हैं। उनमें एक इम्पॉर्टेंट व्यू औपनिवेशिक हिस्टोग्राफी का भी था कि औपनिवेशिक जो हिस्टोग्राफर्स हैं वो कैसे इंडियन इकोनॉमी को उस वक्त में देखते हैं। उनका जो मुख्य आधार रहा है वो कि राजा कैसा है, जनता के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं, राजा कैसे खर्च करता है, जनता कैसे रहती है, उनकी आय के साधन क्या हैं, उत्पादन और वितरण के विभिन्न आधार क्या हैं। और 17वीं शताब्दी के अंदर यूरोप के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो एग्रेरियन रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसने आगे चल करके इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से प्रभावित किया है, इसकी बात भी उस तरीके का जो वर्क है हिस्टोरियंस का वो करता है। और उनमें हमारा जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के ऊपर एक मेजर वर्क होता है, वो W.H. मोरलैंड का होता है। वो इस रिगार्ड में 3 अपने मुख्य जो वर्क हैं वो पब्लिश करते हैं। पहला वर्क वो 1920 में पब्लिश करते हैं, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर एन इकोनॉमिक हिस्ट्री। इसके अंदर वो ये कोशिश करते हैं देखने की कि भारत अकबर के समय में कैसा है, इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार का है, कैसे क्या-क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी बात जो है वो W.H. मोरलैंड उसके अंदर करता है। फिर उसके बाद दूसरी जो उनकी बुक आती है 1923 में, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब एंड इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री। तो वो बाद में जो चेंजेज आते हैं अकबर से लेकर के औरंगजेब के बीच की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं या पॉलिसीज हैं स्टेट की, या कैसे जो रीजनल जो फोर्सेस हैं वो एमर्ज हो रही हैं और उनके पीछे क्या कारण है, इसकी वो बात करता हुआ नजर आता है। तीसरा मेजर जो उसका काम आता है 1923 के अंदर, वो था एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुस्लिम इंडिया। वो पूरे एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर की बात मिडिवल टाइम की अपने काम के अंदर करता है। वो क्या निकालता है, उसका मुख्य कथन क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। वो कहता है राजा परजीवी है, वो एक पैरासाइट के तरीके से है और जनता की आय के ऊपर वो पलता है, और उत्पादन की जो क्षमता जैसी होनी चाहिए थी उसका पतन हो रहा है, और पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो राजा की पकड़ में है। उसका उपयोग वो अपनी सुख सुविधा के लिए करता है। मेजर ये उनका जो काम है, ये इस तरीके से उस पूरे काम को डील करता है पॉलिटिकली। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये है कि उसका जो दृष्टिकोण है W.H. मोरलैंड का, वो औपनिवेशिक है। और उस हिस्टोग्राफी की खास बात यही रही है कि वो भारत का अतीत है, चाहे वो प्राचीन काल है चाहे वो मध्य काल है, वो उसको धूमिल करना चाहते हैं, या वो उन एस्पेक्ट्स की बात ही नहीं करते हैं जिससे भारतीय जो समाज है उस काल के अंदर प्रोग्रेसिव नजर आता है। तो इसलिए वो अपनी इस सारी थीसिस को लेकर के बायस नजर भी आता है, और उसकी एक लिमिटेशन है सोर्सेज की। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने अपनी उस लिमिटेशंस के कारण पूरी जो प्री ब्रिटिश इकोनॉमी का कोई एक जेन्युइन व्यू वो क्रिएट नहीं कर पाया। अब उसकी इस अवधारणा को तोड़ने के लिए एक प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के द्वारा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेसर इरफान हमीद थे। उन्होंने एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया लिखा 1963 के अंदर, और वो अपने इस थीसिस के अंदर जिक्र करते हैं कि राजा के साथ साथ जो निजी और पृथक भूस्वामित्व है, ये भी प्रचलन में है, कि राजा ही मालिक नहीं है, निजी भी है, और पृथक एक भूस्वामित्व की जो परंपरा है वो भी हमें देखने को मिलती है इस काल के अंदर। और राजा के साथ साथ जो कृषि और शिल्प है उसके अंदर राजा जो है वो हेल्प करता हुआ नजर आता है। अकबर के काल में तो बकायदा तकाबी जो ऋण है वो दिए जाते हैं, और राज्य एक हेल्पिंग टूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। उसमें एकीकृत मुद्रा है, पूरी व्यवस्था है, जहां पेशेवर बैंकर्स हैं, व्यापारी हैं, सर्राफ हैं, और अपने बाजार तथा निर्यात के लिए जो उत्पादन है वो उस पूरी जो फेज है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब इन दोनों को करेक्ट करने के लिए, चाहे वो औपनिवेशिक है या मार्क्सिस्ट है, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ खामियां रही हैं,
तो एक और दृष्टिकोण आता है संशोधनवादियों का, जो काफ़ी हद तक मार्क्सिस्ट की बात के साथ सहमत भी होते हैं, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट थे क्रिस बैली। क्रिस बैली ने रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाज़ार्स अपना एक मुख्य काम किया, और उसके अंदर वो नॉर्थ इंडियन जो सोसाइटी है, उसका वो ज़िक्र करते हैं। बैली ने जो फ़ारसी और यूरोपीय जो सोर्सेज़ हैं या रीजनल जो सोर्सेज़ हैं ख़ास तौर पर, उनका वो इस्तेमाल करता है, और वो कंक्लूड करता है अपनी बात को कि भारत का जो समाज है और उसकी जो अर्थव्यवस्था है और राज्य है, उसको इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसने प्रभावित किया था। और भारत के समाज या राज्य और किसानों के बीच में एक जो ग्रुप है, चाहे वो जमींदारों का है, जागीरदारों का है, ब्रोकर्स का है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पूरी की पूरी फेज के अंदर। और मुगलों के गिरते प्रभाव ने भले ही बाहरी जो व्यापार है वो कम हो गया हो, लेकिन स्थानीय व्यापार में किसी तरीके से कमी नहीं आई है। तो इसके अलावा जो मुगल राज्य का पतन है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो भूस्वामी हैं या कुलीन हैं, उनके दबाव के कारण वो समझता है ऐसा हुआ है, क्योंकि जो मवाद से जोड़ तलब है, ऐसा क्षेत्र जहां से जबरन टैक्स वसूल किया जाता था, वो बढ़ रहा था। मतलब टैक्स देने वालों की कमी हो रही थी, और सीधे हासिल जहां से टैक्स आना चाहिए था, वो क्षेत्र कम हो रहा था। तो ये कुछ रीजन वो मानता है। अगर इकोनॉमिक कहीं प्रॉब्लम वो नजर आती है, तो ये एक मेजर कारण क्रिस बैली अपने थीसिस के अंदर मानता है। तो इस तरीके से प्री ब्रिटिश जो फेज है, प्री ब्रिटिश फेज को डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं वो इस एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम अपने जो मेजर थीम है उसकी हम बात करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास उद्योग कौन कौन से हैं। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट उस वक्त में है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा जो उद्योग है। सबसे ज्यादा जो व्यापार है इसका हो रहा है, सबसे ज्यादा मात्रा में यह बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है या ये जो इंडस्ट्री है, ये सीधी सी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। और इसके अंदर जो किसान है, जो सामान्य जो लोग हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बाद में आकर के कुछ प्रोफेशनल जो क्लासेस हैं, वो इसके अंदर एमर्ज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कैटेगरीज इसकी बनती हैं, वो 3 तरह का जो कपड़ा है उस समय में हम देखने को मिलता है। मेजर हम बात करेंगे, सूती वस्त्र है जो कपास और पटसन से बन रहा है, रेशमी वस्त्र है जो रेशम के कीड़ों से बन रहा है, और ऊनी वस्त्र है जो जानवरों के ऊन से निकल रहा है, जिसके अंदर याक वूल है या भेड़ों से जो ऊन प्राप्त हो रही है, वहां से आ रहा है। रेशम कम मात्रा में बन रहा है, बाहर से ये एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्री है, ये फाइनेस्ट है उस वक्त में वर्ल्ड के अंदर। बेहतरीन किस्म का जो कपड़ा है वो भारत का कारीगर उस समय के अंदर बना रहा। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर जब हम देखते हैं पूरे उद्योग के अंदर, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जब हम एमर्ज करती है, ये देखते हैं कि 3 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं, जिसके अंदर वैरायटीज हैं। जब हम ब्रिटिश फैक्ट्री रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं तो काउंटलेस वैरायटीज हैं कपड़े की जो हमें देखने को मिलती हैं उस पूरी की पूरी फेज के अंदर। ये जो एरिया है इंडस्ट्री का, इससे इनकम भी सबसे ज्यादा राज्य को, या बाजार के अंदर जो लेन देन है वो सबसे ज्यादा इसके अंदर हमें दिखाई पड़ता है। कपड़ा बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल होता था, उनका प्रयोग होता था। रेशम, कपास या ऊनी कपड़ा, इन सारे की पैदावार
जो है वो गाँव से होकर के बाज़ार तक पहुँचती थी या विशेष कारीगरों के हाथ से निकलता था वो सारा। उस समय का जो शिल्पकार है वो बड़ा निपुण है, सभी तकनीकों का प्रयोग कर रहा है, नई तकनीक को आज़माने में वो हिचक नहीं कर रहा है, कोई भी नई चीज़ आ रही है उसको वो ले रहा है। इसके अलावा जो कच्चे माल को धागे में बदलने से लेकर कपड़े को बनाने तक की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर भारत का जो किसान है या कारीगर है या आप कहेंगे कपड़ा बुनने वाला या उसको डिज़ाइन देने वाला या उसको रंगने वाला, इतनी साधारण टेक्नीक और इतने साधारण उपकरणों का वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बहुत ही निपुणता के साथ। कपड़ा बनाने की हर प्रक्रिया में एक विशेष समूह भाग ले रहा है और आगे चल कर के यही समूह जो है वो किसी विशेष जाति के रूप में धारण कर लेता है। कपड़ा इंडस्ट्री के अंदर तो हमें ऐसे एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं कि जब प्रोफ़ेशन आया और प्रोफ़ेशन डिफरेंट भागों में बँटा और डिफरेंट जो कास्ट हैं वो इमर्ज हुई। जुल्हा अपने आप में एक ऐसी कास्ट थी, छिपास अपने आप में एक ऐसी कास्ट थी, रंगरेज अपने आप में एक ऐसी कास्ट थी, दुनियाज़ अपने आप में एक ऐसी कास्ट थी जो इस प्रोफ़ेशन से निकल कर के जिन्होंने सेपरेट एक कास्ट के रूप में अपनी जो आइडेंटिटी है, वो बनाई है। जहाँ तक इस इंडस्ट्री की बात करें, प्रोसेस की हम बात करें, चाहे वो अ, मान लो हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। किसान ने अपना रुई ली खेत से, उसको साफ करने का तरीका ये एक मित्तल फिजला की पेंटिंग है, वो मेडिवल टाइम की मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो व्यक्ति है ये कॉटन को साफ कर रहा है, इसके साथ कर्सर अगर आप देख रहे होंगे तो ये कॉटन का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है और ये इसको साफ करने की कोशिश कर रहा है कि कॉटन को खेत से ला करके साफ करके कपड़ा बनाने तक की जो विधि है वो बड़ी साधारण टेक्निक्स के द्वारा और बड़ी निपुणता के साथ बनाई जाती थी। फॉर एन एग्जाम्पल जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कॉटन इंडस्ट्री की बात करें कि कपड़े को साफ करने से लेकर के रुई को साफ करने से लेकर के धुलने तक का जो सारा कार्य है वो बड़ा डोमेस्टिक लेवल पर होता था। इसके अंदर जब कपड़ा आप रुई आपने साफ कर ली, फिर इसका काम धागा बनाने का होता था, सूत कातने का होता था। बेसिकली सूत 2 तरीके से काता जाता था, वो चकली के द्वारा भी काता जाता था, चरखे के द्वारा भी काता जाता था क्योंकि जिस फेज़ की हम बात कर रहे हैं, उस वक़्त में चरखा जो है वो इंडियन वीवर्स ने अपना लिया है, जिसके बारे में इसामी ज़िक्र करता है कि 14th सेंचुरी के आसपास चरखा एमर्ज होता है जो डिफरेंट मिडिवल टाइम की पेंटिंग्स भी हमें दर्शाती हैं इसका। और वो एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर बढ़िया किस्म का जो सूत है वो काता जाने लगा, जो कपड़ा है वो जो धागा है वो बड़ा महीन होने लगा। चरखा कातने का काम मोस्टली घर के अंदर जो फीमेल्स हैं वो किया करती थी, वो धागा जो है वो बनाया करती थी। उसके बाद धागा रंगने का जो काम है, वो भी होता था और एक पूरा प्रोसेस फॉलो होता था। एक मैं पेंटिंग शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप देखेंगे कि ये देखिए जब धागा बन गया, बनने के बाद उसको लूम पर चढ़ाया जाता था, खड्डी पर चढ़ाया जाता था और ये उसको वार्प एंड वेफ्ट के लिए अलग-अलग धागे को ये गोल इसमें किया जा रहा है। ये आपने इसको लूम पर चढ़ा दिया और उसके बाद ये लूम आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये सारा काम इस तरीके से ये एक 16th सेंचुरी का पेंटिंग है जिसके अंदर कपड़ा बनाने की जो विधि टेक्नोलॉजी है उसको इसमें दर्शाया गया है। तो ये एक एविडेंस के तौर पर मैं आपको यहाँ सिर्फ शो कर रहा हूँ। जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, ये पूरी टेक्नोलॉजी रीजन वाइज डिफरेंट थी। कपड़े कौन सा कपड़ा बनना है, कैसा कपड़ा बनना है, उसी के हिसाब से धागा धागे का चयन होता था, उसी के हिसाब से खड्डी का चयन होता था या किन एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर कपड़ा बन रहा है, उसी तरीके से उसकी जो टेक्निक है कपड़ा बनाने की वो उसको प्रभावित करती थी। देखिए ये रंगरेज है, रंगरेज किस तरीके से कपड़े को बना रहा है, बड़े
जो हैं वो मिट्टी के बर्तन हैं, आग जला कर के रंग नेचुरल डाइज़ हैं। बहुत सारे ऐसे डाइंग एजेंट हैं जिनका ज़िक्र हमीदा खातून नकवी अपने काम में करती है कि नेचुरल जो डाइज़ हैं वो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उस काल के अंदर बना रहे थे। उसके बाद जब हम इस पूरे उद्योग को देखते हैं, कपड़ा बनाने से लेकर के पैकिंग करने तक की जो टेक्निक है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक हमें देखने को मिलती है। फिर इसी समय, इसी फ़ेज़ के दौरान और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं, जो ग्लास इंडस्ट्री है, हालाँकि प्राचीन काल से ही है, इसमें चरक ज़िक्र करता है चरक संहिता के अंदर। मध्यकाल के अंदर भी इसका व्यापार होता है और मुगलों के समय में तो ये उद्योग बहुत विकसित हुआ था। ग्लास पर जो रंग चढ़ाने की कला उस काल के अंदर विकसित विकसित हुई और काँच की चूड़ियाँ, बर्तन और बाद में जो ब्रिटिश पीरियड के अंदर तो जो चर्च हैं, उनकी जो खिड़कियाँ हैं, उनके अंदर विशेष प्रकार का जो शीशा है, वो लगता था। तो शीशा बनाने का उद्योग भी इस काल के अंदर काफ़ी हुआ फ़ेमस हुआ और इसका व्यापार भी होता था। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, वो कालीन, कारपेट की इंडस्ट्री थी, जो पर्टिकुलरली 13वीं शताब्दी के अंदर हिंदुस्तान के अंदर विकसित हुई। इस्लामी अपना जो ग्रंथ है फतवात सलातीन, उसके अंदर बड़े उच्च कोटि के कालीन के निर्माण का ज़िक्र करता है और टेक्निक का भी वो ज़िक्र करता है और पर्टिकुलरली उन डिज़ाइन्स का ज़िक्र करता है जो प्रशिया से हिंदुस्तान आए थे। निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी और कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में तो 2 लाख टका सालाना आय कारपेट वीविंग से होती थी, वहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होता था। तो विभिन्न प्रकार के रंग, सूती, रेशमी और ऊनी जो कालीन है, वो बनाए जाते थे। ये एक उस वक़्त का ड्राइंग है, बाद का ड्राइंग है ये ये कारपेट वीविंग का ड्राइंग है। आप देखिए कि कितना बड़ा लूम है और कितने जो लोग उसके अंदर काम करते थे। एक छोटा बच्चा भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक परंपरा थी कि बाप का प्रोफ़ेशन बेटा उस वक़्त में लेता था, तो बचपन से उसको काम इस तरीके का सिखाया जाता था ताकि वो एक बड़ी एज तक जाकर के वो एक स्किल्ड जो कारीगर बने। तो ये भी उस वक़्त की जो इंडस्ट्री है उसकी ख़ास बात थी कि स्किल्ड लेबर जो है वो वंशानुगत होती थी। दैट्स व्हाई कि हमारे पास इतना क्राफ्ट जो है उस काल का नज़र आता है। इसके अलावा हमारे पास एक मेजर इंडस्ट्री और थी, वो लोहा उद्योग थी, प्राचीन काल का उद्योग था। ये भी उच्च कोटि का लोहा हमारे यहाँ बनता था। अकबर के अशोक के समय के जो स्तंभ लेख हैं वो उसका एक एग्जाम्पल है। मोहर अली का स्तंभ लेख हम देखते हैं या और डेवलप्ड फॉर्म देखते हैं हम आयरन इंडस्ट्री की। लोहे से बहुत सारे औजार बनते थे, कृषि के अंदर जो यूज़ होने वाले उपकरण हैं वो बनते थे, बर्तन उसके लिए बनाए जाते थे। विशेष तौर पर मेडिवल टाइम के अंदर एक तलवार का ज़िक्र आता है जिसको तेग हिंदी कहते हैं। ये पर्टिकुलरली महमूद गजनवी उससे बड़ा प्रभावित हुआ था। जब वो पंजाब के इलाके में आया तो वो देखता है कि वो इतने बेहतर तरीके से उसको बनाया गया था। चांदी का के साथ उसको मिक्स करके उसकी जो धार इतनी तेज़ थी कि तात्कालिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहते हैं कि उसकी धार जो खजूर का पत्ता है उसके जितनी महीन थी और महमूद गजनवी उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ और उसने आस-पास के जो इलाके हैं वहाँ से पता भी करवाया और उसको पता चला कि सिंधु के आस-पास के कुछ गाँव हैं जहाँ पर लोहार जो हैं इस तरीके की जो तलवारें हैं वो बनाते हैं। उनकी जो वर्किंग है वो इतनी एफिशिएंट है। ये कुछ तस्वीरें हैं उस समय की तलवारों की। ख़ास बात ये थी कि उनके जो हैंडल्स हैं वो इतने बेहतरीन किस्म के या रत्न जड़ित बनाए जाते थे, जो देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगती थी कि जितने भी औज़ार हैं लोहे के वो प्रोफ़ेशनल जो वर्ग है वो बनाता था। पर्टिकुलरली लोहार जो है वो लोहा पीट करके ढालने का जो काम करते थे और शाही जो कारखाने हैं अ, उनके अंदर भी जो है ये हथियारों का जो निर्माण है वो होता था। इसके अलावा एक इंडस्ट्री और थी चमड़ा उद्योग, ये भी काफ़ी पुराना उद्योग था। विशेषकर जो चर्मकार हैं इनका एक बड़ा समूह इसके अंदर प्रोफ़ेशनली काम करता था। दरियाँ, खिलौने, पानी के बड़े मस्क किताबों के कवर, जूते ये मुख्य तौर पर बनाए जाते थे और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी उस वक़्त में बनाया जाता था।
और उच्च कोटि के चमड़े पर नक्काशी की जाती थी और वो निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती थी। मुल्तान, दिल्ली, आगरा, कैम्बे, नागौर ये बड़े प्रमुख केंद्र थे उसके। चमड़े को साफ करने का, रंगने का काम हमेशा शहर के बाहर होता था। इसका ज़िक्र अल-बरेनी अपने मेमोइर में भी करता है और बहुत सारे ऐसे ट्रैवलॉग्स हैं जो ज़िक्र करते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की दीवार के बाहर ही चरमकार रहते थे क्योंकि वहाँ यमुना है और उसको रंगने का, साफ करने का जो तरीका है क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो उनका जो रिहायशी जो जगह है वो मुख्य जो दीवार होती थी उसके बाहर ही होती थी। इसके अलावा सोने-चांदी के जो आभूषण का उद्योग है या उसका काम है, ये भी बड़ा पॉपुलर था उस समय के अंदर। जो लोकल यूज़ के लिए काम करते थे, जो सुनार है, वो उस पे काम करता था। सोने-चांदी को पिघला करके बेहतरीन उपासनों का आभूषण जो है उनका उत्पादन होता था। बर्नियर अपने यात्रा वृत्तांत में दिल्ली और आगरा में बने आभूषणों की बहुत प्रशंसा करता है। थेवनॉट भी अपने मेमोइर के अंदर जो भारत के स्वर्णकार हैं, उनके बारे में लिखता है कि सोने के ऊपर जो मीनाकारी का काम है, वो भारतीयों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। सराफों का एक बहुत बड़ा समूह था जो इस काम में लगा हुआ था और जो मिंटिंग का काम भी करता था, जो मुद्रा जो बनती थी सोने और चांदी की, उसका भी इसके अंदर एक विशेष योगदान था। तो ये उद्योग भी काफ़ी पॉपुलर उद्योग था उस काल का और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कॉइन्स के और ऑर्नामेंट्स के एक बेहतर तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसको किस रेशियो में मिक्स करना है ताकि वो मजबूत रहे, वो अच्छा रहे और मिक्स जो धातु है उसके कॉइन्स बनाने की जो कला है वो भारतीय उसके अंदर निपुण थे। इसके अलावा एक और इंडस्ट्री थी जिसके अंदर काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे मध्यकाल के अंदर। भवन निर्माण कला के लिए विख्यात था और इस समय में जो नई टेक्निक्स आई थी उसके लिए भारतीय कारीगर बिल्कुल राज़ी हुआ, उसने उसको अडॉप्ट किया। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मध्यकाल के अंदर हमारे पास मेहराब देखने को मिलते हैं, गुम्बद देखने को मिलती हैं, मीनारें देखने को मिलती हैं। तो ये नई जो विधा आई उसके अंदर, ये भी जो भारतीय कारीगर है उसने उसको अडॉप्ट किया। प्लास्टर का, लाइम का प्रयोग होने लगा, पत्थरों के अंदर नई शैली आई जैसे जहांगीर के काल में तो प्योत्रा दोहरा एक अलग से आई कि स्टोन को कर्व करके उसमें बेहतरीन किस्म के जो स्टोन हैं, वो डाल करके डिज़ाइन देना। तो ये एक अपने आप में फुल फ्लेश्ड इंडस्ट्री हमें नज़र आती है और इसके अंदर बहुत सारे जो कारीगर थे, जो प्रोफेशनल थे, वो जो संग-तराश हैं, वो इसके अंदर लगे हुए थे। अबुल फज़ल तो जिप्सम के प्रयोग का भी ज़िक्र करता है और पेल्सर्ट ने तो आगरा की जो दीवारें हैं, उन जो भवनों में इस्तेमाल हुआ, बाहर का जो प्लास्टर है, उसको देख कर के ये कहा था, इंग्लैंड के अंदर भी इस तरीके की बिल्डिंग्स नहीं हैं जो यहाँ पर हैं। तो जैसे वो ज़िक्र करते हैं कि बगैर बुझा हुआ जो चूना है, चीनी है, गोंद है दूध है, इसका घोल तैयार करके दीवारों को बाहर से प्लास्टर किया जाता था और इसके अंदर मज़दूरों और कारीगरों का एक वर्ग पूरा साल उसके अंदर काम करता था। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं हमारे पास, उस वक़्त के जो ट्रैवलर्स हैं वो ज़िक्र करते हैं हमें पूरी फ़ेज़ के अंदर और कुछ पेंटिंग्स भी हैं, हम उनका भी ज़िक्र करते हैं यहाँ पर। आप देखें कि ये अकबर के काल की पेंटिंग है। किस तरीके से भवन के अंदर जो मज़दूर हैं लगे हुए हैं, ये पत्थर को किस तरीके से बीच में से काटा जाएगा और कैसे उसको यूज़ करेंगे और ये पूरा जो भवन निर्माण कला है, उसका एक पूरा प्रॉपर सीन हमें अकबर काल की इस पेंटिंग के अंदर देखने को मिलता है और अ पूरा साल ये काम चलता था क्योंकि बहुत सारे भवनों का, फोर्ट्स का, सरायों का, तालाबों का, इनका निर्माण जो गवर्नमेंट है वो कराती रहती थी। इसके अलावा जो गैर सरकारी कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो नोबल्स की हैं या आम उनकी हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे जो पेशेवर शिल्पकार हैं इसके अंदर इन्वॉल्व थे। ये एक इंडस्ट्री भी बड़ी फ्लरिश इंडस्ट्री उस काल की थी। एक और उद्योग था उस वक़्त में जो फ्लरिश हुआ, वो था पेपर इंडस्ट्री, कागज़ जो उद्योग है। हालाँकि इस उद्योग का विकास चीन के अंदर हुआ, अरबों से ये हिंदुस्तान आया।
पटसन की जो लुगदी है उससे एक विशेष तरीके का जो कागज तैयार किया जाता था। सबसे पहले सिंध और गुजरात से होता हुआ फिर ये बाकी हिंदुस्तान के हिस्सों के अंदर प्रवेश करता है। अमीर खुसरो इसे एक बेहतर शिल्प के रूप में जिक्र करता है इसका। बंगाल के अंदर पेड़ की छाल से सफेद रंग का बेहतरीन कागज तैयार किया जाता था। इसके अलावा जो सूती वस्त्र के चिथड़े हैं, पुरानी रस्सी है, इनको गला करके भी एक लेवल पर कागज तैयार किया जाता था। कागज के प्रयोग से पुस्तकें जो हैं वो अवेलेबल होने लगी। बही खातों का और कलमकारों का एक विशेष जो वर्ग है वो उभर करके आया। तो पेपर जो इंडस्ट्री है ये भी एक मेजर इंडस्ट्री हमें उस काल की नजर आती है। इसके अलावा हमारे पास जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर हैं वो हैं जैसे कुम्हार है। कपड़े के बाद सबसे ज्यादा अगर लोग इन्वॉल्व हैं वो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, सबसे ज्यादा इसके अंदर काम कर रहे थे। इस काल के अंदर जो चमकदार और चिकने बर्तन बनाने की कला भी विकसित हुई। बर्तनों पर कलमकारी का प्रयोग होना शुरू हुआ। बर्तनों का स्थानीय स्तर पर व्यापार होता था और एक विशेष वर्ग के जो लोग हैं उन्होंने इसके अंदर निपुणता हासिल कर ली थी। जो साप्ताहिक हाट हैं या गांव का अपना बाजार है या छोटे टाउन का अपना बाजार है, वहां पर इजीली इनका जो सामान है वो उपलब्ध होता था जनता के लिए। और हर तरीके के जो मिट्टी के बर्तन बनाने के अंदर ये निपुण थे। बड़ी सीधी सी टेक्निक के द्वारा उनको बनाया जाता था। इसके अलावा हमारे पास साबुन का उद्योग भी इसका जिक्र आता है। प्राचीन काल से के अंदर तो जो पी के गॉड हैं वो जिक्र करते हैं कि रीठा और दूसरे फैनियत तब मिलाकर के कपड़ा धोने की जो कला है वो विकसित हुई। लेकिन जो लवणीय मिट्टी है और चर्बी को मिलाकर के साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है वो इस्लाम के साथ ही भारत के अंदर आई थी। और फिरोज शाह तुगलक के समय में तो ये साबुनगिरी एक बहुत बड़ा पेशा था और उसके ऊपर कर वसूला जाता था। कपड़ा उद्योग के आने के बाद ये शिल्प बहुत ज्यादा विकसित हुआ। इसमें इत्तर, गुलाब आदि से निर्मित खुशबूदार जो साबुनें हैं उनका भी जिक्र हमें मिलता है। तो ये एक इंडस्ट्री भी थी जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली थी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बढ़ने के बाद ये इंडस्ट्री भी फ्लरिश होती हुई नजर आती है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे उद्योग हैं जिनका हमारे पास यहाँ जिक्र आता है, जैसे चीनी उद्योग। सुगरकेन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। बेहतर किस्म की जो चीनी है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की बनाई जाती थी। लोकल क्वालिटी को किसान अपने पास रख लेता था। जरगरी जो गुड़ है उस वक्त में बनाया जाता था। इत्र उद्योग पर्टिकुलरली मुगल काल के अंदर ये उद्योग बहुत फ्लरिश हुआ। नूरजहां जो है वो बड़ा उसने बड़ी रुचि इसके अंदर दिखाई, बड़ा इंटरेस्ट उसने इसके अंदर दिखाया। इसके अलावा जो सुलेमानी पत्थर उद्योग है, जो स्टोन कार्विंग का या कहें कि जो नग जिसको आप कहें नक्षत्रों वाले जो नग हैं या मालाएं उनकी बनती है या उनको डिफरेंट आभूषणों के अंदर फिट किया जाता है या वॉल की डेकोरेशन के अंदर उनको फिट किया जाता है। इसके अंदर भी जो प्रोफेशनल कारीगर हैं वो काम कर रहे थे। सोरा उद्योग हमारे पास एक बहुत बड़ी फ्लरिश इंडस्ट्री थी। और शिप बिल्डिंग तो एमर्ज है कि जितना कोस्टल एरिया है, पूरे कोस्टल एरियाज के अंदर जो है वो ट्राइबल एरिया से लकड़ी जो है वो भेजी जाती थी ताकि लकड़ी के जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो तैयार किए जा सके। ये भी एक बहुत बड़ा उद्योग था और बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी, बड़े सिंपल तरीके से इन शिप्स का निर्माण होता था। छोटे बड़े हर तरीके के शिप्स, छोटी जो नावें हैं, इस सारा जो निर्माण है वो हमें इस पूरी की पूरी फेज के अंदर देखने को मिलता है। फिर जब इतनी फ्लरिश इंडस्ट्री थी उस समय के अंदर, फिर अचानक क्या हुआ कि उसका हम डिक्लाइन देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके हमारे पास कोई बहुत सारे एविडेंसेस नहीं है। जो मैंने अपने लेक्चर के शुरू में कहा था कि अभी हमें उस एरिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि वो ऐसे कौन से रीजन रहे होंगे कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन कर जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये था कि यूरोप के अंदर जो इकोनॉमिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वहाँ का ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वहाँ पर है, या कैपिटल जो रेवोल्यूशन वहाँ पर हुआ, या जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है अर्ली सेंचुरीज के अंदर, उसने समस्त विश्व को प्रभावित किया। खास करके एशियन जो कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर उनकी अपनी बस्तियां थी उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया।
क्योंकि यूरोप को इस वक़्त में कच्चे माल की ज़रूरत थी और उसकी जो पूर्ति है, वो एशिया से होती थी। अब कच्चा माल वहाँ पर जाने लगा, यहाँ पर माल की कमी भी आप कह सकते हैं, या वहाँ से तैयार होकर के माल इंडियन मार्केट्स में आना शुरू हो गया, तो नेचुरल सी बात है, जो भारतीय सामान है, उसकी डिमांड भी कम होने लगी, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा था। बनाने के ऊपर भी टैक्स बहुत ज़्यादा था। मुगल एम्पायर अपने आप में दुर्बल हो रहा है, वो अपनी स्टैग्नेशन के ऊपर है, वहाँ पर क्रांति विद्रोह हो रहे हैं, मनसबदारों के जागीरदारी क्राइसिस वहाँ पर आ चुका है। फिर ब्रिटेन जो है, या यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने धीरे-धीरे व्यापार के ऊपर एकाधिकार कर लिया। जैसे रेशम है, नमक है, नील है, कच्चा माल है, इसके ऊपर ब्रिटिश अंग्रेजों का एकाधिकार था। या भारत का जो व्यापारी है, अपना जो सामान है, वो अंग्रेजों के जहाज के द्वारा ही लेकर के जाएगा, ब्रिटिश रानी के साथ ही जाएगा, वहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है। और 1813 का तो एक्ट है, जिसके अंदर जो कंपनी एक्ट है, जिसके अंदर अधिकार सारे छीन करके स्वतंत्र व्यापारियों को दे दिए गए, कंपनी को अधिकार ही नहीं दिया। अब स्वतंत्र व्यापारी किस तरीके से करेगा? ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए वो जाएगा। इसके अलावा अंग्रेजों की जो नई राजस्व नीति थी, वो भी इसके लिए ज़िम्मेवार थी कि उससे पहले ऐसा नहीं था। मान लीजिए आपके पास 100 एकड़ है और आप 50 एकड़ पर खेती कर रहे हैं, तो 50 एकड़ पर ही टैक्स लगता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, वो 100 के 100 एकड़ पर आपसे टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो वो जो देहात का शिल्प था, वो जो वहाँ से जो एक इकोनॉमिक पुश मिलता था कारीगर को, मिलना धीरे-धीरे शुरू हुआ। भारत के अंदर अपना क्षेत्रीय संघर्ष हुआ, अस्त्र-शस्त्रों के बनाने पर रोक लगी, गिल्डों का पतन होने लगा और बड़ी-बड़ी मिलों का उदय होने लगा। तो कुल मिलाकर के जब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये शिल्प किस तरीके से डिक्लाइन करते हैं हमारी उस पूरी फेज़ के अंदर, तब हम देखते हैं कि ब्रिटिश इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं, वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं और धीरे-धीरे एम्पायर जो है, वो भी डिक्लाइन कर रहा है। जो रीजनल स्टेट थी, जो देसी रियासतें थी, उनके ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होना शुरू हो गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उनकी जो लोकल इंडस्ट्री है, उसको इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। तो वो जो छोटा, चाहे वो ज़मींदार है, चाहे मनसबदार है, छोटा क्षेत्रीय जो राजा है, वो जिस तरीके से उस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा था, उसको वो प्रमोशन मिल गया। और बाद के अंदर जब ब्रिटिश पीरियड के अंदर एक शहरीकरण होता है, एक अर्बनाइज़ेशन की लहर आती है, एक बहुत बड़ा जो शिफ्ट है देहात से शहर की तरफ, बड़ी मिलों की तरफ रुख कर लेता है। ये कुछ ऐसे कॉज़ेज़ हैं जो अ, उस वक़्त के शिल्प का जो शिल्प इंडस्ट्री है, उसके पतन का एक मुख्य कारण बनते हैं। धन्यवाद।